हेलो ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद वैल्यूएशन. तो कल हमने रूल 3 का स्टार्टिंग पोर्शन देखा और उसमें रूल 10 के जो एडजस्टमेंट्स है वो हमने देखे टेबल फॉर्म में. नाउ लेट्स कंटिन्यू. तो अब हम शुरू करेंगे रूल 3 सब रूल 2 से. कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग ट्रांजैक्शन वैल्यू. कौन से केसेस में ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट किया जाएगा वो कंडीशंस अपन देखते हैं. तो चलो शुरू करते हैं. वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स अंडर सब रूल 1 शैल बी एक्सेप्टेड प्रोवाइडेड दैट, यानी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड एज असेसेबल वैल्यू प्रोवाइडेड दैट दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. तो कौन से कंडीशंस है, लेट्स सी. नंबर 1, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस as to the disposition or use of the goods by the buyer. एक्सपोर्टर ने, बायर यानी कौन, इंपोर्टर, करेक्ट, बायर यानी कि इंपोर्टर. तो कहने का मकसद ये है, यानी मतलब ये है कि एक्सपोर्टर जो सेलर है उसने इंपोर्टर बायर के ऊपर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है फॉर फर्दर सेल और डिस्पोजिशन of the goods which are imported. जो गुड्स इंपोर्ट हो रहा है उस पे ये आदमी आगे क्या करेगा, उस पे उसको क्या लेना देना एक्सपोर्टर को. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए. देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शंस एज टू डिस्पोजिशन और यूज भी ऑफ द गुड्स बीइंग इंपोर्टेड बाय द बायर. अब इसका मतलब क्या है, देखो, व्हाई दिस कंडीशन. कंडीशन इसलिए है क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि जो प्राइस है वो अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेटेड नहीं होना चाहिए, वो रियल फेयर प्राइस होना चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू होना चाहिए, आर्म्स लेंथ प्राइस होना चाहिए. ये अपना सोचने का एक पॉइंट है, कंडीशन है. तो अब रिस्ट्रिक्शन लगाने से प्राइस पे क्या फर्क पड़ता है वो आप सोचो. अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको ये पेन बेचूंगा, ठीक है, 100 रुपए में बेचूंगा पर पेन, पर यूनिट, तो आप कहेंगे ठीक है 90 में बेचो. फिर अपना बार्गेनिंग होगा, बार्गेनिंग होके 96 पे अपन रीच किए, तो मैंने पेन 96 में आपको बेच दिया. अब नॉर्मल कोर्स में जब आपको मैं पेन बेच दूंगा तो मुझे क्या लेना देना है कि आप ये पेन से आगे क्या करेंगे. आप इसको यूज करें, आप उसको बाद में बेचे, किसी को भी बेचे, कहां भी बेचे, मेरे को क्या लेना देना है, नथिंग, है ना. लेकिन अब दूसरी तरीके से सोचो. मैंने आपको कहा कि देखो ये पेन मैं आपको 50 रुपए में दे सकता हूं, मगर मेरा, देखो आई एम एक्सपोर्टर, मुझे नुकसान थोड़ी उठाना है बिजनेस में, मुझे को तो प्रॉफिट कमाना है. तो ये पेन का फेयर वैल्यू 80 रुपए होना चाहिए, ठीक है, 80 रुपीज में मेरे को बेचने का है, ये मेरा फेयर प्राइस. लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा बल्क सेक्टर है, दैट इज स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, यूथ सेक्टर, आप उसके डीलर हो, यू सप्लाई टू गवर्नमेंट स्कूल्स. आप मेरे पास आए और कहा कि देखो मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, 100 लाख पेन्स चाहिए टू बी सप्लाई टू गवर्नमेंट स्कूल्स. मैंने कहा 80 रुपए में दूंगा. तो हमने कहा नहीं 80 रुपए में कैसे चलेगा भाई, हमको 50 में दो, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स का कॉन्ट्रैक्ट है उस आदमी के पास, इंपोर्टर के पास, और कहता है कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट में दूंगा, बल्क परचेसिंग करूंगा. मैंने कहा यार देखो, अगर मैं तुमको 50 में दूंगा और तुम इंडिया में जाकर के नॉर्मल कोर्स में भी अगर बेचना शुरू करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा मेरे को, क्योंकि मेरे जो दूसरे डीलर्स हैं इंडिया के, उनको मैं 80 रुपए में देता हूं, उनको 80 में देता हूं, और तुमको अगर 50 में दूंगा, और अगर तुम दोनों कॉम्पीट करोगे इंडिया में तो वो बेचारा तो कॉम्पीट कर ही नहीं पाएगा. जिनको मैं 80 में देता हूं वो तुमसे कैसे कॉम्पीट करेंगे, क्योंकि तुमको मैं 50 में दूंगा. तो ये तो हो नहीं सकता. तो मैंने कहा कि ठीक है मैं तुमको 50 में दूंगा, बट विथ अ कंडीशन. कंडीशन क्या कंडीशन, कि तुम ये पेन नॉर्मल मार्केट्स में नहीं बेचोगे. तुमको मैं 50 में दे रहा हूं, बट विद अ कंडीशन कि ये पेन तुम सिर्फ और सिर्फ
गवर्नमेंट को बेचोगे, एंड टू नो अदर पर्सन। समझ में आ रहा है? लिंक समझ में आया? प्राइस को जब हम कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें कंडीशन को अटैच करते हैं, कंडीशन एज रिगार्ड्स फर्दर डिस्पोजल ऑफ गुड्स बाय द बायर। अगर मैं बायर पे कंडीशन ना लगाऊं तो फिर वो दूसरे को जो इसको मैं 80 में दे रहा हूं और तुमको 50 में दूंगा, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं रहेगा ना। वो 80 वाला तो बिजनेस बंद करके बैठ जाएगा और मेरे को 50 में ही देना पड़ेगा, तो मेरा भारी नुकसान होगा। So since I am giving an extraordinary discount to that one person, I have to impose a restriction on him. I have to impose a restriction on him. तो restriction और discount ये दोनों का चोली दामन का साथ है, ये दोनों का नेक्सस होता है। तो इसलिए यहां बोला है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिस्काउंट्स नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है? रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए लिखा है, लेकिन इसके पीछे लिखने का मकसद क्या है गवर्नमेंट का, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्काउंट्स अटैच नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्काउंट अटैच है तो वो फेयर प्राइस नहीं है, और अगर वो फेयर प्राइस नहीं है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। हमको फेयर प्राइस चाहिए। अगर रिस्ट्रिक्शन है तो जो प्राइस है वो डिस्काउंटेड होगा, वो फेयर नहीं होगा। तो इस लॉजिक के ऊपर गवर्नमेंट ने पहला कंडीशन लगाया है कि देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। कंडीशन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो वेरी गुड, देन इट मे बी अ फेयर प्राइस। तो अगर रिस्ट्रिक्शन है तो फिर अपन क्या करेंगे, फिर ये ट्रांजैक्शन वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। तो मैंने जो 50 रुपए में पेन उस आदमी को दिया वो रिजेक्ट हो जाएगा, और फिर अपन रूल 4, 5, 6 में फिर उसका वैल्यूएशन करेंगे। ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, सिमिलर गुड्स, कंप्यूटेड वैल्यू, डिडक्टिव वैल्यू, वो सब रूल्स अपन आगे जो आने वाले हैं वो लगाकर फिर वैल्यूएशन करेंगे। आया समझ में? तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन में दिया है कि देयर आर 3 रिस्ट्रिक्शंस व्हिच आर एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल रिस्ट्रिक्शंस, 3 रिस्ट्रिक्शंस ऐसे दिए हैं जो एक्सेप्टेबल है। और एक्सेप्टेबल है यानी कि रिस्ट्रिक्शन है तो चलेगा, हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे, इसलिए उसको मैंने लिखा एक्सेप्टेबल रिस्ट्रिक्शंस। क्या? नंबर 1, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज और रिक्वायर्ड बाय लॉ और बाय द पब्लिक अथॉरिटीज इन इंडिया। अगर ये रिस्ट्रिक्शन लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, फॉर एग्जाम्पल आर्म्स एंड एम्यूनिशन, फॉरेन का तो सप्लायर है कलिश्निकोव और इंडिया का इंपोर्टर भी है मिस्टर बारबरी, ऐसे ही नाम ले लिया मैंने, बारबरी। अब ये बारबरी जब इंपोर्ट करेगा तो उस पर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है, भैया इंपोर्ट करने के बाद ऐसे वैसे मार्केट में रख के नहीं बेच सकते तुम कि कोई भी आके खरीद के ले जाए और फिर फायरिंग करे इधर उधर। कोई दिवाली की बंदूक है क्या? नहीं। तो इंडिया के लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है बारबरी के ऊपर कि जो इंपोर्टर है वो सिर्फ गवर्नमेंट को सप्लाई कर सकता है, या आर्मी, नेवी, पुलिस उनको सप्लाई कर सकता है, या जो लाइसेंस होल्डर्स है, गन लाइसेंस जिनके पास है, सिर्फ उनको बेचो, बाकी किसी को मत बेचो। तो ये रिस्ट्रिक्शन एक्सपोर्टर ने लगाया क्या इंपोर्टर के ऊपर? नहीं, ये रिस्ट्रिक्शन तो लॉ ने लगाया है या पब्लिक अथॉरिटीज ने लगाया है। तो ये रिस्ट्रिक्शन से एक्सपोर्टर अपना प्राइस कम करने वाला है क्या? नहीं। उसको क्या मतलब? वाई वुड ही रिड्यूस हिज प्राइस इफ द रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज्ड बाय द लॉ इन इंडिया? तो वहां पर प्राइस अफेक्टेड नहीं होगा, इसलिए वो एक्सेप्टेबल है। नंबर 2, लिमिटेशन ऑन जियोग्राफिकल एरिया इन विच द गुड्स मे बी रीसोल्ड। अगर रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एरिया का है तो चलेगा। अब देखो, ये भी एक एग्जांपल देता हूं, ये रिस्ट्रिक्शन चल सकता है और ये होता भी है और ये जेन्युइन भी है। यहां प्राइस डिफरेंस होता है मगर वो जेन्युइन है, वो जस्टिफाइड। कैसे? कि एक्सपोर्टर है, कहां का है एक्सपोर्टर? इटली का। इटली का एक एक्सपोर्टर है, क्या एक्सपोर्ट करता है? लेदर जैकेट्स, लेदर जैकेट्स एक्सपोर्ट करता है। और इटली का एक्सपोर्टर है, ही एक्सपोर्ट्स लेदर जैकेट्स।
किस काम में आते हैं? कोल्ड क्लाइमेट से बचने के काम में आते हैं। अब वो जब इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो वो कहता है इंडिया में कि एक उसने आदमी अपॉइंट किया है, मिस्टर अमर, एक उसका डीलर है, तो ये इसको एक्सपोर्ट करता है और वहां पे प्राइस चार्ज करता है 15,000 पर जैकेट। लेकिन कंडीशन है कि वो ऑल इंडिया में कहीं भी बेच सकता है। आई मीन टू से देयर इज नो कंडीशन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कहीं पर भी बेचो। दूसरा एक है अजय। अजय को उसने साउथ इंडिया का डीलरशिप दिया है, कहा है कि तुम सिर्फ साउथ इंडिया में बेचोगे और कहीं नहीं, और उसको मालूम है कितने प्राइस में देता है? 10,000 में देता है। लेकिन कंडीशन है कि तुम नॉर्थ इंडिया में नहीं बेचोगे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ठंडी ज्यादा रहती, साउथ में ठंडी नहीं है ना, गर्म क्लाइमेट है, इसलिए देखो उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहा है, क्योंकि वहां उतना डिमांड नहीं रहेगा साउथ इंडिया में, वहां तो शौकीन लोग हैं बस पहनेंगे ऐसे ही, बाकी कोई डिमांड नहीं है, इट्स हॉट क्लाइमेट। लेकिन नॉर्थ इंडिया में कोल्ड क्लाइमेट, तो अमर को दिया है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ऑब्वियस है कि वो नॉर्थ में बेचेगा, नॉर्थ में बेचेगा जहां पे कोल्ड क्लाइमेट है तो डिमांड ज्यादा रहेगा, लोग ज्यादा परचेज करेंगे, हेंस वी कैन डिमांड अ हायर प्राइस। लेकिन जिसको मैं 10,000 में दे रहा हूं, अगर उसको भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, इफ आई डोंट पुट दिस रिस्ट्रिक्शन, देन ही विल गो एंड सेल इन द नॉर्थ, तो फिर हमारा बेचारा बिजनेस कैसे करेगा? वो तो 15,000 में खरीदेगा तो बेचेगा 18-19 में, और अमर 10 में लेके जाएंगे और उधर 12 में बेच डालेंगे, तो ये बेचारा तो आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अमर का बिजनेस खत्म ना हो, इसलिए अजय के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए कि भैया तुम साउथ में ही रहने का, तुम नॉर्थ में जाने का नहीं। तो उसको राइट दिया है मैंने बेचने का, लेकिन सिर्फ साउथ इंडिया में, इसलिए डिस्काउंट दिया है। तो देखो प्राइस तो कम हो गया है। तो जब मैं इटली से ये लेदर जैकेट्स एक्सपोर्ट करूंगा अजय को 10,000 रुपए में, तो क्या इसको, यानी ये ट्रांजैक्शन वैल्यू को क्या एक्सेप्ट किया जाएगा कि रिजेक्ट किया जाएगा? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन हिम दैट ही कैन सेल ओनली इन साउथ इंडिया। तो ये रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्टेबल है क्या? यस, लॉ कहता है कि ये रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये 10,000 जो है इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। दिस इज एक्सेप्टेबल ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसमें कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज नॉट टैक्स अवॉइडेंस, दिस इज अ जेन्युइन बिजनेस सर्कमस्टांस, ये जेन्युइन बिजनेस नीड है। क्यों? क्योंकि अलग अलग मार्केट्स में रेट तो अलग अलग हो सकते हैं ना। आज एप्पल आईफोन है, तो एप्पल आईफोन भी जब यूएस से एक्सपोर्ट होता है, आई मीन टू से यूएस का तो पेरेंट कंपनी है, चाइना से एक्सपोर्ट होता है, तो अलग अलग कंट्री में जाता है, अलग अलग प्राइस रहता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड सप्लाई and other taxes and different aspects in the local countries. तो सिंगापुर में सस्ता है तो इंडिया में महंगा है, तो और ताइवान में जाओगे तो और सस्ता है, बैंकॉक में जाओगे तो और सस्ता है। ऑफिशियल प्राइस, नॉट ग्रे मार्केट, और ऑफिशियल प्राइसेस आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। दैट डिपेंड्स अपॉन द लोकल कॉम्पिटिशन, द लोकल ट्रेड, लोकल डिमांड सप्लाई एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो कोई भी एक मैन्युफैक्चरर है या एक ट्रेडर है, तो वो हमेशा सब जगह प्राइस सेम रखे, ये जरूरी तो नहीं है। और जरूरी आई मीन से सेम प्राइस नहीं रखता तो इसका मतलब टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। इट्स अ जेन्युइन नीड, इट्स अ जेन्युइन बिजनेस, तो ये भी जेन्युइन है, इसमें कोई खराबी नहीं है, इसलिए हम 10,000 को एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में डिफरेंट प्राइसेस रखना बिजनेस कंपल्शंस की वजह से होता है, टैक्स अवॉइडेंस की वजह से नहीं होता। तो हम अमर को जब देंगे 15,000 में, तो 15,000 ट्रांजैक्शन वैल्यू भी एक्सेप्ट होगा, और अजय को 10,000 में देंगे तो वो भी एक्सेप्ट होगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन जो है वो ज्योग्राफिकल एरिया का रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन दूसरा एग्जांपल देखो, अगर फ्रांस से मैं कोई गुड्स एक्सपोर्ट करूं इंडिया, और अमर को दूं 15,000 में और अजय को दूं 10,000 में, और रिस्ट्रिक्शन क्या लगाया अजय के ऊपर कि तुम सिर्फ गवर्नमेंट सप्लाई करोगे, पूरे इंडिया में कर सकते हो, कोई ज्योग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है, पूरे इंडिया में करो लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट को करोगे।
और अमर को कहा कि तुम रिटेल मार्केट में बेचोगे, कंज्यूमर मार्केट में बेचोगे। तो रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए मैंने वो मार्केट वाइज लगाया है, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज नहीं लगाया है, तो फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो 10,000 मैंने 5,000 का डिस्काउंट दिया है जय को, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आए समझ में? चलो फिर वापस आते हैं। तो एक है लॉ का रिस्ट्रिक्शन है, चलेगा। दूसरा है ज्योग्राफिकल एरिया का रिस्ट्रिक्शन है, वो भी चलेगा। तीसरा है रिस्ट्रिक्शंस विच डू नॉट सब्सटैंशियली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुड्स। रिस्ट्रिक्शन है लेकिन उससे वैल्यू को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, हार्डली 1-2% का डिफरेंस है, कुछ मिनिमल डिफरेंस, 0.5% में दोनों में डिफरेंस। इसको 100 में दिया तो उसको 95.5 में दिया, 50 पैसे का डिस्काउंट, कितना? तो 0.5%। चलने दो। सिग्निफिकेंट डिफरेंस अगर नहीं है प्राइस में तो चलने दो, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। विच डू नॉट सब्सटैंशियली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द गुड्स, चलेगा। फिर याद रखने का 3 एक्सेप्शंस है, वरना नॉर्मल केस में अगर रिस्ट्रिक्शन है तो अपन वो प्राइस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा, सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। द सेल और प्राइस इज नॉट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन और कंसिडरेशन फॉर विच अ वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स बीइंग वैल्यूड। अब देखो रूल 10(1) में क्या देखा अपन ने? रूल 10(1) में देखा कि अगर कुछ एक्स्ट्रा कंसिडरेशंस है तो उसको अपने को ऐड करना पड़ता है ना। कोई भी अगर एक्स्ट्रा कंडीशन है, एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं, एक्स्ट्रा कंसिडरेशन है तो उसको अपन ऐड करते हैं। लेकिन ऐड करने के लिए उसका वैल्यू पता होना चाहिए ना कि एक्स्ट्रा कंसिडरेशन का वैल्यू कितना है। तो अगर एक्स्ट्रा कंसिडरेशन का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है तो ऐड कैसे करेंगे? और अगर ऐड नहीं कर पाएंगे तो ट्रांजैक्शन वैल्यू निकलेगा नहीं, तो लिखा है कि उसको रिजेक्ट कर दो। फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया जाए। जैसे देखो एक एग्जांपल कि मैंने आपको सर्विस दी, आज मैं आपको सर्विस दे रहा हूं और आपसे मैंने कंसिडरेशन लिया है फॉर सेलिंग माई डीवीडीज, 10,000 12,000 जो भी हमारा प्राइस है, तो वो फेयर वैल्यू है। उसके अलावा तो मैंने आपसे कुछ नहीं लिया, बस ये जो प्राइस है वो ही लिया है। सो दिस इज अ फेयर ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसके ऊपर अपन ड्यूटी लगा देंगे। लेकिन मान लो कि मैंने आपको ये डीवीडी दिया, 5,000 रुपए में डीवीडी दिया और कहा कि देखो पास हो जाओगे तो 25,000 और दे देना, नहीं होंगे तो मत देना। तो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन मिलने वाला है, लेकिन अभी मेरे को पता है क्या कि कितना मिलेगा? नहीं, 6 महीने बाद पता चलेगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि कितना आप मेरे को एक्स्ट्रा देने वाले हो। तो वैल्यूएशन तब तक के लिए रोक के रखेंगे क्या? नहीं। तो फिर ये पॉइंट अराइज होता है कि देयर इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा कंसिडरेशन। ये तो तय है कि एक्स्ट्रा कंसिडरेशन होगा, लेकिन कितना होगा, कब आएगा, ये पता नहीं है। तो फिर अपन ये वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। और उसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए देखो याद रखने के लिए कि सेलर एस्टैब्लिशेस द प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स ऑन कंडीशन दैट द बायर विल आल्सो बाय अदर गुड्स इन स्पेसिफाइड क्वांटिटीज। बार्टर सिस्टम, मैं आपको कुछ गुड्स दूंगा और आप भी मेरे को कुछ गुड्स दोगे, तो अपन क्या है दोनों तरफ से प्राइस को कम कर देंगे। मैं भी इधर से कम कर दूंगा, आप भी उधर से कम कर देना, तो 60-गांठ में दोनों बच जाएंगे ना। तो इस तरह से अगर कोई एडजस्टमेंट किया है बार्टर सिस्टम और कितना आने वाला है उसका कोई अता पता नहीं है, वैल्यूएशन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है वैल्यू निकालना। नंबर 2, प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स इज डिपेंडेंट अपॉन द प्राइस और प्राइसेस एट विच द बायर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स सेल्स अदर गुड्स टू द सेलर ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। ये भी वही है, मैं आपको बेचूंगा फिर आप मेरे को बेचोगे कोई गुड्स, और मैं आपको जो बेच रहा हूं उसका प्राइस आप जो मेरे को दोगे उसके प्राइस पे डिपेंडेंट, जो कि आगे आने वाला है। तो अभी अपने को पॉसिबल नहीं है निकालना। Then the price is established on the basis of form of payment extraneous to the imported goods, such as where the imported goods are semi-finished goods which have been provided by seller on condition that he will receive a specified quantity of the finished goods. ये क्या है
कि मैंने आपको गुड्स दिया, फिर आप बनाओगे, बनाने के बाद आप मेरे को फिनिश गुड्स में से कुछ गुड्स दोगे, कुछ आप बेचोगे, कुछ मेरे को दोगे। तो इस तरह से कितने एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। तो सिर्फ एक दो एग्जांपल्स, बार्टर सिस्टम, डिपेंडेंट ऑन द फर्दर सेल, एक फर्दर सेल पे भी होता है, या आप किस तरह से यूज करोगे, यूज करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाओगे उसको बेचोगे तो उसका 20% 30% आप मेरे को देना, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे तो हजारों एग्जाम्पल मैं बना सकता हूं। सिंपल वर्ड्स में यह है कि मैंने आपको गुड्स दिया है और एक प्राइस कोट किया है, लेकिन इस प्राइस के अलावा मैं आपसे एक्स्ट्रा कंसिडरेशन भी लेने वाला हूं, और वो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन जो भी है उसका वैल्यू अभी इस वक्त इंपोर्ट के वक्त निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। देन थर्ड पॉइंट, if any part of the proceeds of any subsequent resale, disposal or use of the goods by the buyer will accrue directly or indirectly to the seller, an appropriate adjustment can be made in accordance with Rule 10. Actually cannot होना चाहिए, an appropriate adjustment cannot कर दो, cannot be made in accordance with Rule 10. अभी Rule 10 में पॉइंट देखा था अपन ने, समझाया था मैंने कि मैं आपको गुड्स दूंगा 100 रुपए में और कहूंगा कि फिर आप उसको बेचो इंडिया में, और जब बेचोगे तो बेचने के बाद मेरे को और 10 रुपए देना। पहले आप 10 रुपए दो, फिर बेचो, बेचने के बाद और 10 रुपए देना। तो यहां तो अपने को मालूम है कि अभी आप 10 रुपए देने वाले, बाद में और 10 रुपए देने वाले। तो रूल 10 क्या कहता है कि जो भी एक्स्ट्रा कंसिडरेशन बाद में आने वाला है उसको ऐड कर दो, तो ऐड कर देंगे, 10 + 10 20 हो जाएगा, वैल्यूएशन कंप्लीट, ड्यूटी लगा देंगे। लेकिन याद है आपको एग्जांपल मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि मैंने आपको 10 रुपए में दिया और फिर कहा कि जब आप इसको रीसेल करेंगे तो जो भी रीसेल प्राइस होगा उसका 20% मेरे को देना, परसेंट देना। तो अभी तो मैं आपको गुड्स दे रहा हूं, ठीक है, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने पोर्ट पे गुड्स आके पड़ा हुआ है, अभी अपने को वैल्यूएशन करना है और अभी हमने को नहीं मालूम कि आप रीसेल कितने में करने वाले। मैंने तो आपको 10 रुपए में दिया, अब रीसेल आप 16 में करते कि 20 में करते कि 40 में करते, अभी अपने को कहां से मालूम पड़ेगा, नहीं मालूम ना। अब जब भी आप बेचेंगे उसका 20% आप मेरे को देंगे, तो वो 20% कितना होने वाला है ये अभी इंपोर्ट के वक्त अपने को नहीं मालूम, और नहीं मालूम इसलिए अपन ये प्राइस को रिजेक्ट कर देंगे। और एडजस्टमेंट करना भी पॉसिबल नहीं है, ऐड करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कितना अमाउंट आने वाला है वो नहीं मालूम। फिर फोर्थ पॉइंट, बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड। कंडीशन है दोनों रिलेटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है, रिलेटेड नहीं होने चाहिए। एक्सेप्शन में दिया है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, रिलेशन में भी एक्सेप्टेंस दिया है। देखो रिलेटेड से भी हमेशा थोड़ी ऐसा है कि भाई रिलेटेड है तो प्राइस कमिच किया होगा, ऐसा जरूरी है क्या कि रिलेटेड है तो प्राइस कमिच होगा? नहीं, कभी कभी रिलेशनशिप से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस में नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलेशनशिप। दोस्त दोस्त तो ठीक है, लेकिन भाई भाई का दुश्मन भी तो होता है। हमेशा जरूरी है क्या कि भाई भाई का साथ ही देगा कि प्राइस कम करके ही बेचेगा? नहीं, कभी कभी भाई भाई दुश्मन भी होते हैं। तो गवर्नमेंट कहता है कि चलो ठीक है, भाई भाई अगर दुश्मन है तो प्राइस हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि वो अफेक्टेड प्राइस नहीं रहेगा। तो देखो फर्स्ट एक्सेप्शन में लिखा है कि इफ द एग्जामिनेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस indicates that the relationship did not influence the price, तो असेसिंग ऑफिसर बुलाएगा कि भाई एक्सपोर्टर कौन है? राम। इंपोर्टर कौन है? रहीम। भाई भाई है क्या? हो। लेकिन ये भाई भाई नाम के तो है मगर ये प्राइस को कम नहीं करते। वैसे तो राम रहीम एक ही इंसान था, अभी अंदर गया है बेचारा। लेकिन जो भी है तो राम रहीम था, और उसकी वो कौन थी, कौन है वो, साला नाम मेरे को याद नहीं था, मैं ऐसे चक्करों में पढ़ता नहीं ना, मैं नाम वाम याद नहीं रखता। कौन थी वो, जो भी है मुंह बोली बेटी या जो भी थी, अच्छा चल जान दो, वो एग्जाम्पल ही जान दो। तो पॉइंट यह है कि ये मिस्टर एक्स है एक्सपोर्टर यूएस के, और ये मिसिस एक्स है उनकी वाइफ इंपोर्टर इंडिया की।
अब है तो हस्बैंड वाइफ, लेकिन सरकमस्टांस को एग्जामिन करके पता चला कि ये प्राइस को अफेक्ट नहीं होने देते, प्राइस इज द रियल प्राइस, तो फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम may have previously examined the relationship or he may already have detailed information concerning the buyer and the seller and may already be satisfied from such examination or information that the relationship did not influence the price। दोनों को जानता है और दोनों को जानता है और ये भी जानता है कि दोनों में आपसी लड़ाई है और ये प्राइस को बिल्कुल कम नहीं करते, तो अच्छी बात है, एक्सेप्ट कर लेंगे। B point, whenever the importer shows that the TV यानी transaction value of goods being valued closely approximates to one of the following values ascertained at or about the same time। पहला, transaction value of identical goods और similar goods। तो इंपोर्टर कहता है कि देखो मैंने क्या इंपोर्ट किया, टीवी, सोनी टीवी इंपोर्ट किया जापान से। तो देखो इसमें एग्जांपल देता हूं कि सोनी जापान जो ओरिजिनल कंपनी है और सोनी इंडिया भी है, उसकी सब्सिडियरी है, तो सोनी जापान की सब्सिडियरी सोनी इंडिया है, तो दोनों रिलेटिव हो गए। यस, अब सोनी जापान टीवी एक्सपोर्ट करता है सोनी इंडिया को, लेकिन एट द सेम टाइम इट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स द सेम टीवी, आइडेंटिकल सेम टीवी, बिल्कुल सेम मॉडल का टीवी to other importers in India, उनको भी देता है। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ सोनी इंडिया को देगा, और भी इंपोर्टर्स को देता है। लाइक फॉर एग्जांपल रिलायंस डिजिटल है ना, बहुत बड़ा डिजिटल बिजनेस में है, तो उनको भी देता है। अभी सोनी इंडिया को दिया 80,000 पर यूनिट में, एक टीवी 80,000 में दिया, ट्रांजैक्शन वैल्यू, एक्सक्यूज मी, सॉरी। और वही टीवी बाकी इंपोर्टर्स को भी दिया, सेम टीवी, तो आइडेंटिकल गुड्स कहते हैं। आइडेंटिकल यानी सेम टू सेम, एग्जैक्टली कॉपी। हालांकि रूल अगला अपन पढ़ने वाले हैं, समझ में आएंगे आपको डिटेल में, लेकिन समझ लो आइडेंटिकल यानी सेम। तो दूसरों को भी दिया, और वो भी कितने में दिया, 80,300 में दिया। ठीक है भाई, माइनर डिफरेंस है, लेकिन कोई मेजर है क्या, हार्डली कितना परसेंटेज, नॉट इवन 1%, तो चलेगा, अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो सोनी इंडिया कहता है देखो हम रिलेटिव है, नो डाउट कि हम रिलेटिव है, लेकिन हमारा जो प्राइस है, और ये देखो आप आइडेंटिकल गुड्स का प्राइस अप्रोक्सीमेटली सेम ही तो है, तो हमारा कोई बहुत अफेक्टेड प्राइस नहीं है, हार्डली 300 रुपए का फर्क है, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और वो भी इसलिए कि भाई हमने बल्क में लिया, इसलिए ही है, तो ठीक है, एक्सेप्टेड। तो आइडेंटिकल गुड्स या सिमिलर गुड्स से कंपेयर करके बताओ। सिमिलर गुड्स और आइडेंटिकल में डिफरेंस क्या है कि आइडेंटिकल इज एग्जैक्टली द सेम, सिमिलर में थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होता है, माइनर डिफरेंस जैसे कलर डिफरेंस, ये वो ऐसे रहता है। ब्रांडेड गुड्स में तो आइडेंटिकली चाहता है क्योंकि सेम ही रहता है, ठीक है, तो उससे कंपेयर करके बताएंगे, या फिर डिडक्टिव वैल्यू से कंपेयर करके बताएंगे, या कंप्यूटेड वैल्यू से कंपेयर करके बताएंगे। अब ये सब मैं डिटेल में अभी जाऊंगा तो फिर आगे क्या करूंगा, अभी रहने दो इसको, अपन एक एक करके सारे रूल्स देखने वाले हैं। रूल 4, 5, 6, 7, तो ये अपन देखेंगे अभी किस तरह से अपन ये वैल्यूएशन मेथड्स लगाते हैं, डिडक्टिव वैल्यू क्या होता है, कंप्यूटेड वैल्यू क्या होता है। लेकिन यहां बस इतना ही दिया है कि उसको कंपेयर करके अपन दिखाएंगे कि हमारा जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, और अगर इस मेथड से भी वैल्यू निकाला जाए तो सेम ही जाने वाला है, अप्रोक्सीमेटली सेम आने वाला है, तो फिर जो हमारा वैल्यू है उसको एक्सेप्ट कर लो। लेकिन उसमें प्रोविजो है कि प्रोवाइडेड दैट इन अप्लाइंग द वैल्यूज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, ड्यू अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटेड डिफरेंस इन कमर्शियल लेवल्स, क्वांटिटी लेवल्स, adjustment in accordance with provisions of Rule 10 and cost incurred by the seller in sales in which he and the buyer are not related। तो ये सब चीजों का अपन एडजस्टमेंट करके फिर कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा
कि ये 80,000 में गया है, 80,300 में आया है। असेसिंग ऑफिसर कहते हैं नहीं नहीं ये तो डिफरेंस है, 300 का डिफरेंस है, मैं कैसे मान लूं कि सेम है। तो फिर अपन शो करेंगे ना भैया, देखो आप कंपैरिजन के लिए जरा एक देखो कि यहां अपन ने 1000 यूनिट्स का ऑर्डर दिया है और ये जो बंदा है रिलायंस डिजिटल, इसने 600 यूनिट का ही ऑर्डर दिया था। इसलिए हमको जो 300 रुपए कम में मिला है, जो डिस्काउंट है 300 रुपए का, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन यूनिट्स, क्वांटिटी डिफरेंस की वजह से डिस्काउंट मिला है, वरना प्राइस सेम ही है। अगर ये भी करता तो इसको भी 80,000 में मिलता 1000 यूनिट। तो इसलिए हमारा प्राइस जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो ये प्राइस और ये प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तो अपने को पहले उसको सेम टर्म्स पे लाना है, कहने का मतलब है टर्म्स पहले सेम करेंगे। जैसे हमने 1000 यूनिट लिया, तो यहां भी ये सोचेंगे कि अगर 1000 यूनिट होते तो प्राइस कितना होता, तो उसको भी डिस्काउंट मिल जाता 300 का, तो उसका भी 80,000 में ही आता। फिर उससे अपन बताएंगे देखो अगर ये 1000 करता तो उसका भी 1000 यूनिट 80,000 में ही आता और हमारा भी 80,000 में आ रहा है, इसलिए ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो वो पॉइंट है कि कंपैरिजन करने के लिए ये डिफरेंसेस को एडजस्ट करना पहले जरूरी है। क्या क्या डिफरेंसेस को, ये भी आपको मैं अगले रूल में समझाऊंगा कि डिफरेंस क्या क्या होते हैं। कमर्शियल लेवल, कमर्शियल लेवल का डिफरेंस यानी कि जैसे कि एक आदमी को मैं दे रहा हूं वो रिटेलर है और मैं दूसरे आदमी को दे रहा हूं वो होलसेलर है, तो ऑफकोर्स दोनों के प्राइस में डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि वो डिफरेंट कमर्शियल लेवल्स पे है दोनों मार्केट के अंदर। एक रिटेलर, एक होलसेलर, एक डीलर, एक सीएनएफ एजेंट, एक मैन्युफैक्चरर, तो ये सब अलग अलग लेवल्स के लोग हैं। तो हम जब गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं किसी को तो प्राइसेस में डिफरेंस होते हैं, तो पहले वो लेवल्स को सेम लेवल पे लाना पड़ेगा, फिर अपने को प्राइस कंपैरिजन करना है। तो वो कैसे, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये एक्सपोर्टर है और ये इंपोर्टर्स है। तो एक इंपोर्टर है मेरा जो कि इंडिया में होलसेलर है, दूसरा एक है जो रिटेलर है। तो मैं होलसेलर्स को 25% डिस्काउंट पे गुड्स देता हूं और रिटेलर को 15% डिस्काउंट पे गुड्स देता हूं। यानी मेरा अगर एमआरपी 100 रुपए है तो मैं उसको 75 में दूंगा और इसको मैं 85 में दूंगा, 15% डिस्काउंट पे दूंगा। तो अब ये दोनों को आप कंपेयर करके बोलोगे क्या अरे प्राइस में डिफरेंस है? नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। ये प्राइस अप्रोक्सीमेटली सेम है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंसेस है ना, देखो ये होलसेलर है इसलिए इसको मैंने 25% डिस्काउंट दिया, क्योंकि ये होलसेलर लाने के बाद में रिटेलर्स को बेचता है, फिर वो कंज्यूमर को बेचता है। जबकि ये रिटेलर है तो ये डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचता है, तो ऑब्वियसली प्राइस में डिफरेंस होगा। तो अगर अपने को एडजस्टमेंट्स करने हैं तो कैसे करेंगे कि अपन देखेंगे कि एक्सपोर्टर ने होलसेलर को दिया 25% डिस्काउंट पे दिया होगा, तो अपने को अगर इसका प्राइस यहां कंपेयर करना है तो अपन क्या करेंगे, यहां 75 डिवाइडेड बाई 25 यानी 25% एड बैक कर देंगे पहले डिस्काउंट, और फिर 15% माइनस करेंगे जो रिटेलर को देना चाहिए, और फिर कंपेयर करेंगे प्राइस। तो ऐसा है। तो वहां लिखा है कि व्हाइल अप्लाइंग द वैल्यूज फॉर कंपैरिजन यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट फॉर डिफरेंसेस, डेमोन्स्ट्रेटेड डिफरेंसेस। ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे ना अपन जाके कि देखो ऐसा ऐसा डिफरेंस है, इसको एडजस्ट करो। आया समझ में? कमर्शियल लेवल, क्वांटिटी लेवल, क्वांटिटी लेवल से क्वांटिटी डिस्काउंट पे फर्क पड़ता है। कमर्शियल लेवल में डिफरेंस की वजह से मार्जिन्स पे डिफरेंस पड़ता है, डिस्काउंट्स पे डिफरेंस होता है। देन एडजस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ रूल 10, रूल 10 के जो एडजस्टमेंट्स है वो करेंगे कि इस बंदे ने एक्स्ट्रा कमर्शियल कंसिडरेशन दिया था, इस बंदे ने नहीं दिया था, तो इसलिए दोनों के प्राइस में डिफरेंस है। तो फिर इसका जो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन उसको पहले ऐड बैक करो, ऐड बैक करके फिर कंपेयर करो, वो सब करना पड़ेगा। तो डोंट वरी, एग्जाम में ऐसे कोई एडजस्टमेंट्स नहीं आते, लेकिन प्रैक्टिकल में करने पड़ेंगे। ओके, फिर आगे चलते हैं। रिजेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, नेक्स्ट टॉपिक है रिजेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो अभी तो देखा कि क्या कंडीशन है सब्जेक्ट टू विच द ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे दिए हैं, ये रूल 12 है, रूल 12 में कुछ पॉइंट्स दिए हैं जहां लिखा है कि अगर ये सिचुएशंस है
तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को बिंदास रिजेक्शन करने का है, बिना सोचे उसको रिजेक्ट कर देने का है, और फिर आगे के रूल्स में वैल्यूएशन करने का है। तो कौन से सिचुएशन से देखो, नंबर 1, where the proper officer has reason to doubt, reason to believe नहीं है, reason to doubt यानी शक, उसको शक है। क्या शक है? the truth or accuracy of the value declared in relation to any imported goods। हमारा जो वैल्यू डिक्लेयर किया हमने उस पर उसको शक है। हमने कहा भाई मैं टीवी 4,000 रुपए में लेके आया, कौन सा टीवी? तो 55 इंच का टीवी 4,000 में लेके आया, उसको शक जाएगा ना, है 55 इंच का टीवी 4,000 रुपए में आया, ऐसे कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल चीज है, तो उसको शक पैदा होगा। तो फिर वो क्या करेगा देखो, ही मे आस्क द इंपोर्टर ऑफ सच गुड्स टू फर्निश फर्दर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स और अदर एविडेंस। एविडेंस बुलाएगा, बिल दिखाओ 4,000 में कैसा है, बिल दिखाओ। And if after receiving any such further information or in absence of response of importer, the proper officer still has reasonable doubt, importer उसका doubt remove नहीं कर सका, उसको समझा नहीं सका, genuineness नहीं बता सका, उसका doubt बरकरार है, तो क्या करेगा? reasonable doubt अभी भी है उसका, ऑफिसर का डाउट रिमूव नहीं हुआ about the truth or accuracy of the value, it shall be deemed that the transaction value cannot be determined under rule 3(1). ऐसा मान लेंगे कि ट्रांजैक्शन वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सक रहा है और इसलिए उसको रिजेक्ट कर देंगे। Then at the request of the importer, the proper officer shall intimate in writing the grounds for doubting the truth or accuracy of the value and provide a reasonable opportunity of being heard before taking a final decision under sub rule 1। Obviously, रिजेक्ट करने के पहले इंपोर्टर अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है। क्या आप मेरे को राइटिंग में दो, इंटीमेट करो राइटिंग में कि आपको कहां डाउट, फिर मैं आपको लाके बताता हूं सारे डॉक्यूमेंट्स। एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको देना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल पॉइंट है, और उसी में भी दिया है कि रीजन फॉर रेजिंग डाउट। ये डाउट जो रेज हुआ, क्या डाउट? कि वैल्यू को लेकर के डाउट कि सही वैल्यू है कि नहीं, तो ये डाउट कौन से ग्राउंड्स पे अराइज होगा, क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे जिसमें ये डाउट अराइज होगा, तो वो देखो दिया है। थियरी क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, तो याद रखने का। नंबर 1, if identical or similar goods imported at or about the same time in comparable quantities in a comparable commercial transaction were assessed at a significantly higher value। यही 55 इंच के टीवी जो दूसरे लोग इंपोर्ट करके लाए, यही टाइम पे जिस वक्त आपने इंपोर्ट किया उसी वक्त दूसरे लोगों ने भी ये टीवीज इंपोर्ट किए वहां से ही, उसी कंट्री से। जैसे मैं सैमसंग टीवी लेके आया चाइना से, तो बाकी लोग भी सैमसंग टीवी लेके आए चाइना से। वो कितने में लाए? कोई 35,000 में लाया, कोई 36,000 में लाया, कोई 34,000 में लाया। यानी राउंड अबाउट 34,000 से 36,000 के बीच में सब लोगों का इंपोर्ट हुआ। कभी किसी का क्वांटिटी ज्यादा है तो डिस्काउंट, कभी कम तो थोड़ा ज्यादा पैसा, लेकिन इन द रेंज ऑफ 34 to 36,000 इंपोर्ट हुआ है। और मैंने कितने में किया? 4,000 में। तो ऑफिसर को शक पैदा होगा ना कि भैया ये टीवी बाकी सब लोग 36,000 34,000 ऐसे रेंज में इंपोर्ट कर रहे, तुम 4,000 में लेके आए, ऐसा क्या है, कहां से मिल गया तुमको? शक पैदा होगा। तो आइडेंटिकल गुड्स, सिमिलर गुड्स को देखते रहेंगे। आज आप पूछोगे सर उसको कैसे मालूम पड़ेगा, ऑफिसर को कैसे? ये जो कस्टम डिपार्टमेंट है ना, वहां पूरे वैल्यूएशन जो होते रहते हैं पूरे इंडिया में। देखो कितने सारे कस्टम स्टेशन होंगे, हजारों, खैर हजारों तो नहीं, 100-200 होंगे। तो ये सब का डेटा कंपाइल होते रहता है। डेली जो लोग इंपोर्ट करते हैं बल्क में, मीडियम स्मॉल क्वांटिटीज, जो भी सारे इंपोर्ट का पूरा डेटा उनका इंटरनल मेंटेन होते रहता है। तो वहां डेटाबेस से उनको पता चलता रहता है कि मैंने कहा मैं टीवी इंपोर्ट कर रहा हूं, तो वो फट से डेटाबेस में चेक कर लेंगे। अच्छा कौन सा टीवी? सैमसंग देखो कितने लोगों ने इंपोर्ट किया अभी 2-4 दिनों में। मैंने कितने लाया? 100 टीवी। तो वहां देख लेंगे भैया 1-2 हजार टीवी लाया, हटाओ उसको, बहुत डिफरेंस है। एक ने 100 के आसपास लेके आया, हाँ उसको देखो कितने में लाया।
जैसे 5-6 ट्रांजैक्शन मिले जो 100 टीवी के आसपास में है, कंपेरेबल लेवल, कंपेरेबल क्वांटिटी, उसको निकाल के देखेंगे तो वो सब 36,000 34,000 के आसपास और मेरा 4,000। शक। तो ऐसे कंटिन्यूअस चेकिंग होते रहता है, उनका डेटाबेस कंटिन्यूअस अपडेट होते रहता है। देन सेल इन्वॉल्व्स एन एबनॉर्मल डिस्काउंट और एबनॉर्मल रिडक्शन फ्रॉम द ऑर्डिनरी कॉम्पिटिटिव प्राइस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्काउंट दिख रहा है, एबनॉर्मल डिस्काउंट दिख रहा है, तो शक पैदा होगा क्यों है ये एबनॉर्मल डिस्काउंट। थर्ड, द सेल इन्वॉल्व्स स्पेशल डिस्काउंट्स लिमिटेड टू एक्सक्लूसिव एजेंट्स। सोनी जापान ने सोनी इंडिया को एक्सक्लूसिव एजेंट अपॉइंट किया है और उसको स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं जो बाकी लोगों को नहीं दे रहे। तो बाकी लोगों को ज्यादा में बेच रहे हैं, लेकिन एक एजेंट है जिसको एक्सक्लूसिव एजेंट का दर्जा दिया है और उसको स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये स्पेशल डिस्काउंट वाला जो प्राइस है उसको रिजेक्ट कर देंगे। उसमें शक पैदा होगा कि क्यों है ये स्पेशल डिस्काउंट, क्या वजह है। वजह प्रूव करोगे तो ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू प्रूव द रीजन कि भैया मैंने एक्स्ट्रा क्वांटिटी लाया या जो भी है, अगर ये प्रूव नहीं कर पाए तो रिजेक्ट होगा। देन मिस डिक्लेरेशन। मिस का मतलब होता है रॉन्ग, मिस यानी रॉन्ग। मिस डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स इन पैरामीटर्स सच एज डिस्क्रिप्शन। ये तो बहुत कॉमन पॉइंट्स है। डिस्क्रिप्शन गलत लिख के लाए, आप लाए थे ओरिजिनल लेदर गुड्स और लिखा क्या कि ये नकली लेदर है। नकली लेदर का रेट कम होता है, ओरिजिनल का बहुत ज्यादा रहता है। तो रेट को कम, वैल्यू को कम करने के लिए आपने क्या लिख दिया कि ये वो कौन सा रेक्सीन, क्या बोलते हैं ना इसको, इमिटेटेड लेदर है, लेकिन है असली। फिर असली गोल्ड ज्वेलरी लेके आए और लिखा गया इमिटेशन ज्वेलरी 300 रुपए। अरे लेकिन 3 लाख की है, असली गोल्ड है। तो डिस्क्रिप्शन गलत लिखना। गोल्ड बिस्किट्स इंपोर्ट किए और लिखे क्या, ग्लूकोज बिस्किट। देन क्वालिटी 18 कैरेट लिख के लाए जबकि है 24 कैरेट। तो रियलिटी में 24 है तो वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, लेकिन पेपर बिल में क्या लिख के लाए कि 18 कैरेट है, वैल्यू कम कर दिया, तो ड्यूटी कम लगेगी ना। शक पैदा होगा। तो क्या करेगा, बिस्किट को चबा के देखेगा, दांत गड़ गया अगर अंदर, इसका मतलब 24 कैरेट, तो शक पैदा होगा। वो बोलेगा आप झूठ बोल रहे, ये 18 कैरेट नहीं है 24 कैरेट। अरे जोक नहीं मार रहा, सच्ची में होता है। 24 कैरेट में आप उसको दांत में प्रेस करोगे ना तो दांत अंदर गड़ेगा। इट इज सॉफ्ट, 24 कैरेट इज सॉफ्ट, 18 कैरेट इज हार्ड। देखो हर बार मैं जोक नहीं मारता, कभी कभी सच्ची बात भी करता हूं। देन क्वांटिटी, आपने कहा भाई 10 किलो है, ऑफिसर ने कहा अच्छा 10 किलो, हाँ उठाने जाता है। तो जैसे उठाने गया तो कमर लटक गई, और साले इतना भारी, ये तो 100 किलो लग रहा है, साले तुम 10 किलो बोल रहे, झूठ बोल रहे। शक पैदा होगा। देन कंट्री ऑफ ओरिजिन। कंट्री ऑफ ओरिजिन का कहां पे आता है मालूम है, वो प्रेफरेंशियल एरिया रेट में। तुम प्रेफरेंशियल एरिया रेट क्लेम कर रहे थे, तो जिस कंट्री को इंडियन गवर्नमेंट ने ये गुड्स के लिए प्रेफरेंशियल एरिया का दर्जा दिया है, तुम लिख रहे थे कि वहां से ला रहा हूं, लेकिन असली में गुड्स कहीं और से आ रहे हैं, और कम रेट लेने के लिए तुमने कहा कि भाई वो कंट्री से आ रहा है, तो कंट्री ऑफ ओरिजिन पे शक गया उसको। या ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन, तो ये सब मिस डिक्लेरेशन हो सकता है। देन नॉन डिक्लेरेशन of parameters such as brand, grade, specifications that have relevance to value. Non-declaration, छुपाया। Misdeclaration यानी झूठ बोलना, Non-declaration यानी खामोश रहना। खामोश रहने भी तो फ्रॉड होता है ना। जैसे ब्रांड है, तुमने डिस्क्लोज नहीं किया, तुमने कहा ऐसी ही घड़ी ला रहा हूं मैं, ऐसी ही वॉचेस इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो ब्रांडेड वॉचेस है। तो वैल्यू में फर्क पड़ता ना। एंड लास्ट, फ्रॉड्यूलेंट और मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स। इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स सब फ्रॉड्यूलेंट है, मैनिपुलेटेड है, फेक डॉक्यूमेंट्स। तो सूंघ के देखेंगे इनवॉइस को, गलत है, डॉक्यूमेंट्स फेक है।
अब ये सारों को याद रखना है, थियरी क्वेश्चन आएगा। वैसे मैंने समझा दिया हर एक पॉइंट, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर। देन इफ द वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सब रूल 1, ये सारे उस पर शक पैदा हुआ, शक पे इन्वेस्टिगेशन हुआ और आप उसका शक दूर नहीं कर पाए, तो वो आपका वैल्यू रिजेक्ट कर देगा। या फिर उसके पहले देगा कि अगर आप रिलेटेड हो या स्पेशल डिस्काउंट्स वगैरह है तो वो रिजेक्ट कर देगा। तो जहां भी सब रूल 1 में रिजेक्ट होता है, देन वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड बाय प्रोसीडिंग सीक्वेंशियली फ्रॉम रूल 4 to 9। सीक्वेंशियली चलना है, वन आफ्टर द अदर। यानी 3 में फेल हो गए तो सबसे पहले कहां जाएंगे? 4 अगर नहीं लगा या फेल हो गया तो कहां जाएंगे? 5 एंड देन ऐसे करते करते 9 तक जाएंगे। सीक्वेंशियली चलना है। लेकिन एक बीच में पॉइंट है, आएगा कि आप सीक्वेंस को ब्रेक कर सकते हो, बताऊंगा वक्त आने पर। तो चलो चलते हैं आगे रूल 4 पे। सीक्वेंशियली चलते हैं, हम भी सीक्वेंशियली चलेंगे। 4 देखते हैं सबसे पहले। इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। तो हमने जो गुड्स इंपोर्ट किया, हमारा प्राइस तो रिजेक्ट हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि देखो ये एप्पल आईफोन 7 है, ये मैंने इंपोर्ट किया, लेकिन मेरा वैल्यू तो रिजेक्ट हो गया कोई वजह से, मेरा वैल्यू रिजेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, हो सकता है मैं रिलेटेड पार्टी हूं, एप्पल, स्टीव जॉब्स और मैं भाई भाई, तो वहां से इंपोर्ट किया मैंने, तो हम रिलेटिव होने की वजह से रिजेक्ट हो गया या कोई भी दूसरी वजह से रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। हम देखेंगे कि यही एप्पल आईफोन 7 सेम टू सेम पीस विथ सेम स्पेसिफिकेशंस, 128 GB 128 GB सब सेम, दूसरे लोगों ने भी तो इंपोर्ट किया होगा ना इसी वक्त जब मैंने किया। तो मैंने कितना किया? 100 क्वांटिटी 100 पीसेस इंपोर्ट किए। कोई दूसरे लोगों ने भी तो 100 पीसेस इंपोर्ट किए होंगे इसी वक्त इंडिया में। उन्होंने कितने में किए वो देखेंगे, प्रोवाइडेड कि उनका ट्रांजैक्शन वैल्यू रियल हो और एक्सेप्ट हो गया हो। वो रिलेटिव नहीं थे तो उनका ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट हो गया है, तो उनका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट हुआ है वो फिर मेरे लिए भी मान लिया जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो सिंपल रूल है, इसको कहते हैं आइडेंटिकल गुड्स। तो पहले तो अपन इसमें देखेंगे डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिकल गुड्स, और फिर देखेंगे कि उसका वैल्यू किस तरह से लिया जाता है। ओके, दो स्टेप्स में अपन देखेंगे। तो लेट्स सी, फर्स्ट विल सी डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। बहुत इंटरेस्टिंग है। जुड़वा भाई लिख सकते हैं आप, जुड़वा भाई, आइडेंटिकल गुड्स। इट मीन्स इंपोर्टेड गुड्स which are same in all respects, including physical characteristics, quality and reputation. यानी डिक्टो कॉपी, यानी मेरा आईफोन और आपका आईफोन, ये भी 7 वो भी 7, आईफोन 7 और आईफोन 6 भी कंपेयर आइडेंटिकल नहीं माने जाएंगे क्योंकि बहुत डिफरेंस है उसमें, फीचर्स वगैरह में डिफरेंस हो जाएगा। बिल्कुल डिक्टो सेम का सेम होना चाहिए, ठीक है, in all respects, physical characteristics, quality, reputation, as the goods being valued, except for minor differences in appearance that do not affect the value of the goods. जैसे आईफोन 7 के कलर्स होते हैं अलग अलग, कौन से एक ये आता है सिल्वर कलर आता है, एक वो गोल्डन क्या बोलते हैं उसको वो आता है, एक ब्लैक कलर आता है, और उसमें कोई फर्क रहता है क्या प्राइस में? नहीं, सेम ही रहते हैं, तो एक्सेप्ट कर लेंगे। माइनर डिफरेंस है बट विच डू नॉट अफेक्ट द वैल्यू, वैल्यू अफेक्ट नहीं होना चाहिए, माइनर डिफरेंस है जिससे वैल्यू अफेक्ट नहीं हो रहा तो उसको आइडेंटिकल माना जा सकता है। देन प्रोड्यूस्ड इन द सेम कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन द सेम कंट्री इन विच द गुड्स बीइंग वैल्यूड वर प्रोड्यूस्ड। तो मेरा वैल्यूएशन चालू है, मैंने 100 एप्पल आईफोन इंपोर्ट किए हैं। कहां से इंपोर्ट किए? चाइना से, मेड इन चाइना। आपने भी इसी वक्त जब मैंने इंपोर्ट किया तो आपने भी इंपोर्ट किया 100 एप्पल आईफोन, लेकिन जो आपने एप्पल आईफोन इंपोर्ट किए हैं वो मेड इन यूएसए वाले हैं। तो देखो एप्पल आईफोन सेम है,
फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम, क्वालिटी सेम, रेपुटेशन एप्पल, दोनों एप्पल ही ऑब्वियसली सेम। लेकिन आपने जो इंपोर्ट किए, इवन दो स्पेसिफिकेशंस एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली सेम, लेकिन आपके एप्पल आईफोन जो इंपोर्ट हुए वो कहां मैन्युफैक्चर्ड है? यूएसए। और मैंने जो इंपोर्ट किए वो कहां के हैं? चाइना। तो आपके जो एप्पल आईफोन्स है वो आइडेंटिकल नहीं माने जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो गुड्स अपन आइडेंटिकल देख रहे हैं वो सेम कंट्री में मैन्युफैक्चर्ड होने चाहिए जहां हमारे गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। प्रोड्यूस्ड इन द सेम कंट्री इन विच द गुड्स बीइंग वैल्यूड वर प्रोड्यूस्ड। आया समझ में? सेम कंट्री होना चाहिए, प्रोडक्शन इन द सेम कंट्री। देन प्रोड्यूस्ड बाय द सेम पर्सन। चलो, मेरा एप्पल आईफोन कहां से आया? चाइना से, और आपका भी चाइना से आया। वेरी गुड, दोनों मेड इन चाइना है, चलेगा। लेकिन फिर कंडीशन है कि प्रोड्यूस बाय द सेम पर्सन। तो मेरा फोन एप्पल ने प्रोड्यूस किया तो आपका भी एप्पल ने प्रोड्यूस करना चाहिए, कंपनी सेम होनी चाहिए। हु प्रोड्यूसेस द गुड्स? और वेयर नो सच गुड्स आर अवेलेबल, वेयर नो सच गुड्स आर अवेलेबल। मान लो कि एप्पल कंपनी के मैन्युफैक्चर्ड फोन इस वक्त किसी ने इंपोर्ट नहीं किए थे, लेकिन कोई और मैन्युफैक्चरर के किए थे, तो फिर ठीक है, वो भी चलेगा। डिफरेंट पर्सन है, वो भी चलेगा। लेकिन ये ब्रांडेड गुड्स में ये एग्जांपल फिट नहीं होता। एप्पल का फोन हम सैमसंग से कंपेयर नहीं कर सकते, ब्रांडेड गुड्स में नहीं होता। लेकिन अनब्रांडेड गुड्स में, जैसे मैंने शुगर इंपोर्ट किया, शक्कर, बोरे में भर के शक्कर इंपोर्ट हुई, तो मैन्युफैक्चरर एक कंपनी है ताइवान की, वहां से शक्कर आई। आपने भी शक्कर इंपोर्ट की, ताइवान से ही की, सेम कंट्री से की, लेकिन वहां मैन्युफैक्चरर कोई दूसरा है। लेकिन क्वालिटी वाइज जो शक्कर है बिल्कुल सेम है, क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज सब कुछ सेम है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम है। एब्सोल्यूट, ये शक्कर खा लो, ये शक्कर खा लो, दोनों का टेस्ट भी एक ही जैसा है, क्वालिटी एक समान है, तो फिर चलेगा। देन इज फाइन, देन इज फाइन। डिफरेंट पर्सन है तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या राइस इंपोर्ट किया मैंने, बैंकॉक से राइस इंपोर्ट किया, बासमती राइस, आपने भी बासमती राइस इंपोर्ट किया, तो क्वालिटी तो सेम है ना। मैन्युफैक्चरर कोई दूसरा हो सकता है, फार्मर कैन बी डिफरेंट, चलेगा। तो वहां फिर ये डिफरेंट पर्सन एक्सेप्टेबल रहता है। लेकिन एप्पल आईफोन और आप कहोगे मैं सैमसंग S8 लाया, तो वो कंपेयर नहीं हो सकता। दे कैनॉट बी कॉल्ड एज आइडेंटिकल गुड्स। ओके, तो समझ में आया? 3 पॉइंट फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं। सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स होना चाहिए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी, रेप्यूटेशन को देखते हुए बिल्कुल सेम होना चाहिए। माइनर डिफरेंसेस है विच डू नॉट अफेक्ट द प्राइस, चलेगा। सेकेंड, प्रोड्यूस इन द सेम कंट्री होना चाहिए। और तीसरा, प्रोड्यूस बाय द सेम पर्सन, या अगर उस पर्सन के दूसरे गुड्स अवेलेबल नहीं है तो फिर कोई दूसरा भी चलेगा। एक्सेप्शंस: इंपोर्टेड गुड्स वेयर इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट वर्क, आर्ट वर्क, डिजाइन वर्क, प्लान और स्केच अंडरटेकन इन इंडिया, अंडरलाइन करो 4 बार, अंडरटेकन इन इंडिया, were completed directly or indirectly by the buyer on these imported goods free of charge or at a reduced cost shall not be taken as identical goods. Not be taken as identical goods. क्यों? कोई बता सकता है इसका लॉजिक क्या है? अरे भाई लोग, रूल 10 में देखा था ना अपन ने, ये अपना इंडिया, ये मैं फारूक हक, ये यूएसए, और यहां एक कंपनी फोर्ड, कार मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मैंने एक फोर्ड मस्टैंग इंपोर्ट की, कार इंपोर्ट की मैंने, 1.65 करोड़ में आई ट्रांजैक्शन वैल्यू, लेकिन ऑफिसर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं वहां पे शेयर होल्डर हूं, फोर्ड के 90% शेयर्स तो मेरे पास है, तो मैं रिलेटेड पार्टी हो गया, रिजेक्ट हो गया हमारा प्राइस, कोई बात नहीं। आप कौन? आप कौन? शक्ति कपूर, SK
आपने भी फोर्ड मस्टैंग इंपोर्ट की है, आपने भी फोर्ड मस्टैंग सेम कार इंपोर्ट की है, लेकिन आपके केस में क्या हुआ था, यानी आप शक्ति कपूर, आपको थोड़ा अलग स्टाइल का कार चाहिए, स्टाइल अलग चाहिए, डिजाइनिंग थोड़ा अलग चाहिए, तो आपने जो अपना हिंदुस्तानी वो है ना डीके है ना, वो जो कार डिजाइन करता है इंटीरियर्स वगैरह, डीके के क्या तो भी नाम है ना, चलो डीके ही ले लेते, इंडिया में एक डीके करके है, इससे आपने डिजाइनिंग करवाया था और ये डिजाइन आपने दिया था फोर्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट, और डिजाइनिंग एक्सपेंसेस आपके थे 10 लाख रुपए, फिर आपने डिजाइन करवा के दिया था फोर्ड को, फिर फोर्ड से कार बन के आई थी, आपका इंपोर्ट प्राइस जो भी है मान लो कि 2 करोड़ भी क्यों ना हो, कम ज्यादा जो भी हो, 2 करोड़ पे कार आपने इंपोर्ट की है, तो जब आप ये कार इंपोर्ट करते हो 2 करोड़ में, तो ये 10 लाख अपन ऐड करते ही क्या, इज दिस डिजाइन एक्सपेंस इनकर्ड इन इंडिया एडेड टू ट्रांजैक्शन वैल्यू इन योर केस? नो, क्योंकि इंडिया में है, याद आए रूल 10 देखा था कि इंडिया में अगर डिजाइन एक्सपेंसेस करोगे, डिजाइन एंड ऑल, तो वो अपन ऐड नहीं करते ना, तो ये प्राइस जो है ये एक्सक्लूसिव ऑफ डिजाइन एक्सपेंस है, लेकिन अगर ये 2 करोड़ मेरे इसमें एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि मेरे केस में तो डिजाइन वही हुआ है, तो डिजाइन एक्सपेंस शुड बी अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट, और अगर ये 2 करोड़ को यहां लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए बोला है इन्होंने कि ये कार को हम आइडेंटिकल नहीं मान सकते, क्योंकि ये वो कार है जिसपे डिजाइन वर्क, आर्ट वर्क, प्लान, स्केच वगैरह इंडिया में किया गया था, तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसका प्राइस हम नहीं ले सकते, दिस इज नॉट एन आइडेंटिकल गुड्स। लेकिन अगर यही एक्सपेंस बाहर कहीं किया गया होता तो इंडिया के, फिर वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि फिर अपन वो उसको ऐड कर देते ना, अगर यही एक्सपेंस आपने बाहर फ्रांस में किया होता तो वो अपन ऐड कर देते, अगर वो ऐड हो चुका है तो देन इट इज एक्सेप्टेबल हियर, फिर चलेगा। लेकिन अगर डिजाइन वर्क, आर्ट वर्क, प्लान, स्केच इंडिया में किया गया है ये दूसरे गुड्स के ऊपर, तो फिर ये गुड्स हमारे लिए आइडेंटिकल नहीं माने जाएंगे, ठीक है, अंडरस्टूड, लॉजिक समझा, एक्सेलेंट। फिर वापस आओ, तो ऐसा है, तो ये जो डेफिनेशन हुआ कि आइडेंटिकल किसको मानेंगे, अब देखो उसकी वैल्यू को अपन अपने लिए कब लेंगे और क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने के बाद लेंगे। तो अब देखो ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 कहता है कि वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स यानी अपना गुड्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, जिस प्राइस पे आइडेंटिकल गुड्स इंपोर्ट हुआ है जिस ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, वो अपने लिए भी एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी वो वैल्यू अपना वैल्यू मान लिया जाएगा, एट और अबाउट द सेम टाइम एज द गुड्स बीइंग वैल्यूड, यानी हमने जब गुड्स को इंपोर्ट किया 22 दिसंबर को मैंने गुड्स इंपोर्ट किया, तो आइडेंटिकल गुड्स भी अप्रोक्सीमेटली उसी डेट के आसपास में इंपोर्ट होने चाहिए, एक आध 2 दिन इधर उधर चलेगा तो ठीक है, जिस दिन हमने इंपोर्ट किया उसी दिन या उसके आजू बाजू में एक आध 2 दिन इधर उधर इंपोर्ट होना चाहिए आइडेंटिकल गुड्स, एट और अबाउट द सेम टाइम। अब ये एट और अबाउट द सेम टाइम जो वर्ड है, इसमें देखो इसमें कोई 2 दिन तो मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन ऐसा कोई लिमिट है क्या, नहीं, तो ये एक रिलेटिव टर्म है, एट और अबाउट द सेम टाइम इज अ रिलेटिव टर्म विच मे इंक्लूड अ फ्यू आवर्स, हो सकता है कि मैं कहूं कि 5 घंटे के बाद है तो एट और अबाउट द सेम टाइम नहीं मानेंगे, या हो सकता है कि इट कैन बी 10 डेज हियर एंड देयर, 10 डेज को भी एट और अबाउट द सेम टाइम मान सकते, या 10 घंटे को भी मान सकते, या 2 दिन को भी मान सकते, 4 दिन भी हो सकते हैं, ये रिलेटिव टर्म है, किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा प्राइस फ्लक्चुएशंस पे, कि हमारे जो गुड्स है उसमें कितना प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, अगर बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशंस है, एक दिन में ही बहुत प्राइसेस पे आता है, ऊपर नीचे होता है, रेट्स चेंज होते रहते हैं, गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस चेंज होते रहता है, तो फिर ये जो एट और अबाउट द सेम टाइम का जो विड्थ है वो बहुत नैरो रहेगा,
द मार्जिन मे बी अ डे, मे बी 1 day here and there, maybe a few hours in the same day. ठीक है, और अगर प्राइस फ्लक्चुएशन नॉर्मल है, मिनिमल है, तो चलो 2-3 दिन इधर उधर भी देख सकते हैं। और अगर बहुत स्टैटिक प्राइस है, महीनों तक सेम रहता है, तो 10 दिन 12 दिन इधर उधर भी चलेगा एट और अबाउट द सेम टाइम। तो एक तो प्राइस फ्लक्चुएशन, दूसरा क्वांटिटी इंपोर्टेड। अगर बहुत भारी मात्रा में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, डेली 50 लोग इंपोर्ट करते हैं, तो एट और अबाउट द सेम टाइम अपन नैरो कर देंगे, क्योंकि हमने जब इंपोर्ट किया एग्जैक्टली उस टाइम पे या उसके 1 घंटे उधर उधर हमको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, तो फिर हमको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, 10 दिन का ही को देखेंगे। जब आज ही हमारे पास 50 ट्रांजैक्शन है, व्हाई वुड वी सी द नेक्स्ट डे, अपन इसी दिन का देख लेंगे। तो नैरो टाइम, गैप विल बी नैरो। और अगर बहुत वक्त के बाद कभी कभी ये गुड्स इंपोर्ट होता है, आज मैंने किया, आज से 10 दिन पहले किसी ने किया था, उसके बीच में कोई नहीं है, तो फिर वो 10 दिन पहले वाले को लेना पड़ेगा एट और अबाउट द सेम टाइम। तो इस तरह से उसको अपन लेंगे। आया समझ में? तो गवर्नमेंट ने इसलिए उसको ऐसा ओपन रखा है, एट और अबाउट द सेम टाइम। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं डाला कि 2 दिन 4 दिन, ठीक है। देन provided that transaction value provisionally assessed under section 18 shall not be considered. अगर ये प्रोविजनल असेसमेंट वाला केस है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रोविजनल असेसमेंट होता है ना, अपन ने देखा, तो वो प्रोविजनल असेसमेंट में जो वैल्यू आया है उसको एक्सेप्ट नहीं करने का। वी हैव टू सी फाइनल असेसमेंट ओनली एंड नॉट प्रोविजनल असेसमेंट्स। ओके, देन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स in a sale at same commercial level and substantially the same quantity as the goods being valued shall be used to determine the value of imported goods. तो देखो, अब ये उसका क्वालिटी ऑफ आइडेंटिकल गुड्स को डिफाइन कर रहा है। क्वालिटी में नॉट बी अ गुड वर्ड, मगर आइडेंटिकल गुड्स अगर बहुत सारे मिले, कहने का मतलब ऐसा है कि मैंने जो गुड्स इंपोर्ट किए वही गुड्स 50 लोगों ने इंपोर्ट किए, तो फिर हम किसको लेंगे? और हो सकता है सबने अलग अलग प्राइस पे किए, तो हम किसको लेंगे? तो उसको लो जो सेम कमर्शियल लेवल पे काम कर रहा है और जिसका क्वांटिटी भी हमारे क्वांटिटी से मैच करता है, उसको लेने का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। इसको कैसे देखते हैं अपन कि मैं इंपोर्टर हूं। देखो, फारूक हक, मैं मान लो कि डीलर हूं इंडिया में। आई एम अ डीलर एंड आई हैव इंपोर्टेड 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स मैंने इंपोर्ट किए और मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो गया है और अब हमको असेसेबल वैल्यू निकालना है। ठीक है, माई ट्रांजैक्शन वैल्यू इज रिजेक्टेड। तो आइडेंटिकल गुड्स मैंने देखा कि किन किन लोगों ने इंपोर्ट किया। तो एक मिला एसके। एसके भी डीलर है और उसने भी अप्रोक्सीमेटली 900 यूनिट्स इंपोर्ट किए। फिर एक मिला डीके, वो भी डीलर है, उसने 2500 यूनिट्स इंपोर्ट किए हैं। फिर एक है केके, वो होलसेलर है, उसने 1000 यूनिट इंपोर्ट किए हैं। एक है सीके, वो डीलर है और उसने 1050 यूनिट इंपोर्ट किए हैं। एक है एमके, वो खुद कंज्यूमर है और उसने 4 यूनिट इंपोर्ट किए हैं घर के लिए। और एक है जेडके, वो है होलसेलर अगेन, उसने 1200 यूनिट इंपोर्ट किए हैं। जस्ट टू नेम अ फ्यू। ऐसे कुछ लोग मेरे को मिले उसी दिन, जिस दिन मैंने इंपोर्ट किया उसी दिन पता चला कि ये सब लोगों ने भी इंपोर्ट किया है। सेम गुड्स, आइडेंटिकल गुड्स। मैंने एप्पल आईफोन इंपोर्ट किया, इन्होंने भी एप्पल आईफोन इंपोर्ट किया है। सबने सेम कंट्री से किया। मैंने चाइना से किया, इन्होंने भी चाइना मेड, चाइना मेड, चाइना मेड। सेम कंट्री होना चाहिए।
यूनिट भी सेम है, यानी जो मैंने किया iPhone 7, इन्होंने भी iPhone 7 किया। अब बताओ कि मैं किसको लूं, किसका प्राइस मानूं आइडेंटिकल गुड्स, किसको लूं? पहला डीलर है, तो क्या बोला है कि सेम कमर्शियल लेवल को देखो, तो मैं डीलर हूं तो यहां भी डीलर्स को देखो, तो होलसेलर तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये होलसेलर को तो अपन रिजेक्ट कर देंगे, ये कंज्यूमर को भी रिजेक्ट कर देंगे, ये होलसेलर को भी रिजेक्ट कर देंगे। तो सेम कमर्शियल लेवल पहले चेक करो, मैं डीलर, मेरे को मिले 1 2 3 डीलर, वेरी गुड। फिर क्वांटिटी चेक करो, अप्रोक्सीमेटली सेम क्वांटिटी, तो मेरा 1000 है, इसका 900 है, ठीक है, पास में है, 100 का डिफरेंस। ये तो बहुत दूर है, 2500, इसको रिजेक्ट कर देंगे। फिर ये डीलर है 1050, तो ये दोनों देखो पास पास में है, मेरा 1000 है, 1050 है और ये 900 है, तो मैं किसको लूं? ये ज्यादा पास में दिख रहा है ना, 1050 वाला ज्यादा पास में है, तो इसको अपन एक्सेप्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो अल्टीमेटली ये सीके जो है, इसके जो गुड्स इंपोर्ट हुए इसको अपन लेंगे, और फिर इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस है मान लो कि 36,000 पर फोन में इसने इंपोर्ट किया, तो ये 36,000 रुपए जो इसका ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो अपन यहां पे असेसेबल वैल्यू मानेंगे। आए समझ में? सिंपल। पहले तो इसको लिख लो पॉज करके, ओके। लेकिन फिर एक इसमें चेंज है, चेंज यानी आगे है, आगे की बात कि अगर अपने को सेम कमर्शियल लेवल एंड अप्रोक्सीमेटली सेम क्वांटिटी नहीं मिला, अब ये रेयर सिचुएशन है कि मिल जाए, हमने 1000 उसने भी 1000 या 1050, हम डीलर वो भी डीलर, मैच हो गया। एंड नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दीज 2 पॉइंट्स बट अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सेल, जो टर्म्स पे हमने इंपोर्ट किया और जो टर्म्स पे इसने इंपोर्ट किया, सीके ने इंपोर्ट किया, वो सेम होनी चाहिए। तो फिर क्या है कि इसका प्राइस हम वहां एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर उसमें कहीं माइनर डिफरेंसेस है तो पहले वो डिफरेंसेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि 1000 यूनिट जब इंपोर्ट होता है तो उस पर सामने वाला सप्लायर 12% डिस्काउंट देता है, 1000 यूनिट तक 12% डिस्काउंट देता है, और अगर 1000 यूनिट के ऊपर गया तो 13% डिस्काउंट देता है। तो ये बंदा 13% डिस्काउंट पे लेके आया, मैं 12% पे लेके आया, तो 1% का डिफरेंस हो गया। तो ये 13 वाला है, इसको ज्यादा डिस्काउंट मिला हुआ है, लेकिन मेरे को तो कम मिलना चाहिए, तो इसमें वो 1% डिस्काउंट ऐड बैक कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, और फिर वो जो अमाउंट आएगा 36,000 और 20 रुपए 30 रुपए जो भी आएगा, वो फिर यहां पे अपन लेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो वो प्लस माइनस अपने को करना पड़ेगा। तो देखो अपन पहले उसको पढ़ते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूं। तो बी पॉइंट में तो लिखा कि सेम कमर्शियल लेवल सेम क्वांटिटी वाला निकालो ढूंढ के। फिर सी में जाओ, सी में क्या कहता है देखो, वेयर नो सेल referred to under clause B is found, यानी सेम कमर्शियल लेवल एंड सेम क्वांटिटी वाला अगर नहीं मिला तब क्या करना है? The transaction value of identical goods sold at a different commercial level or different quantity or both shall be used after making adjustments to take account of the difference attributable to commercial level or quantity or both। तो वहां आप लिख दो कमर्शियल लेवल का जब डिफरेंस होता है तो उसमें मार्जिन का डिफरेंस आता है, और क्वांटिटी का जब डिफरेंस आता है तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट का डिफरेंस आता है। तो ये दोनों को अपन एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करने के बाद जो प्राइस आएगा उसको फिर अपन लेंगे। तो अब ये प्लस करना कि माइनस करना, एडजस्टमेंट प्लस करना कि माइनस करना, ये आपको सोच समझ के करना पड़ेगा एग्जाम में, मैं आपको रटा नहीं सकता। ये आपका बिजनेस एक्यूमेन है जो काम में आएगा, कॉमन सेंस काम में आएगा। कैसे करना देखो मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल के साथ।
ये एक्सपोर्टर है, उसने मेरे को फारूक हक को दिया कितने में, 30,000 रुपए में ट्रांजैक्शन वैल्यू, लेकिन ये रिजेक्ट हो चुका है किसी वजह से, दिस हैज गॉट रिजेक्टेड, और अपन असेसेबल वैल्यू निकाल रहे हैं अभी बेस्ड अपॉन रूल 4। तो इसी एक्सपोर्टर ने एक और पर्सन था MK, इसको भी कुछ दिए थे। अच्छा, मैंने कितने यूनिट्स लाया था, मैं यूनिट्स लेके आया था, मैं डीलर हूं और मैं लाया था 1000 यूनिट्स इंपोर्ट करके। MK जो है ये भी डीलर तो है, लेवल तो अपना सेम है, कमर्शियल लेवल, लेकिन इसने लाया था 600 यूनिट लाया था। नाउ एज पर द एक्सपोर्टर्स टर्म्स, इसके जो टर्म्स है इसके हिसाब से ट्रेड डिस्काउंट का रूल ऐसा है कि अगर आप 600 यूनिट लेते हो तो आपको 8% का ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अगर आप 1000 यूनिट लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ये उसका टर्म्स एंड कंडीशंस है। अब ये MK जो लेके आया, तो ये लेके आया है 36,000 रुपए में, इसका प्राइस है 36,000 रुपए ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो इसके लिए तो ठीक है, उसके लिए तो एक्सेप्ट हो जाएगा नो डाउट, लेकिन हमारे लिए 36,000 ऐसे का ऐसा उठा के एक्सेप्ट करेगा नहीं, पहले एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो क्या एडजस्टमेंट करेंगे, देखो 2% का डिफरेंस है, प्लस करूं कि माइनस करूं, चलो बताओ, 36,000 में 2% ऐड करूं कि माइनस करूं? यही आके फंसते हैं आधे स्टूडेंट, यही फंस जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते कि प्लस करना कि माइनस करना। बट आई विल टेल यू, अप्लाई कॉमन सेंस, अपने को अपने लेवल पे लेके आना है। अपने को कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए, 10% मिलना चाहिए, लेकिन यहां कितना मिला है 8, क्योंकि ये तो 616 है तो इसको 8% डिस्काउंट मिला है, इसको 8% मिला है, लेकिन अपने को 10% मिलना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, 8 मिला है, इसमें से 2% और माइनस करेंगे, 2% और माइनस करेंगे तो 10% के बराबर का डिस्काउंट का वैल्यू आ जाएगा, फिर वो अपन यहां उठा के लेंगे, है ना। तो देखो 2% माइनस कर दो तो लेस कर दो, लेस 2% डिस्काउंट। कैसे करोगे, 36,000 का 2% निकालो, 720 है ना, लिख दो जल्दी से, 0 मार्क्स। अभी देखो कॉमन सेंस के साथ साथ मैथ्स का भी सेंस होना चाहिए। अरे ये 8% ऑलरेडी इसमें माइनस हो चुका है, तो ये 92 के बराबर का है, ये 92 है, 8% माइनस होके आया हुआ है, तो इसमें डायरेक्ट 2% माइनस नहीं कर सकते। इसको कैसे करना पड़ेगा अपने को, ये 8% ऑलरेडी है ना, तो पहले इसको ग्रॉस अप करके फुल पे लेके आओ। तो कैसे करोगे, 36,000 डिवाइडेड बाई, कैलकुलेटर में लो, 36,000 डिवाइडेड बाई 92%, तो 39,130 आएगा फुल वैल्यू। इसके अंदर अपन फिर 10% माइनस करेंगे, -10%, तो आएगा 35,217, वो वैल्यू अपने को निकालना है। तो या तो वो करो, ग्रॉस अप कर लो पहले, फिर उसमें से 10% माइनस करो, दैट इज वन टेक्निक यू कैन अप्लाई, द ग्रॉस टेक्निक। और नेट अप्लाई करना है तो क्या करो, 36,000 डिवाइड बाई 92, क्योंकि 8% माइनस हो गया है ना, तो 92 है, इंटू 2, तो अपने को सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा 2% से। तो करो 36,000 डिवाइडेड बाई 92 इंटू 2, 783, ये माइनस होगा, ये माइनस होके 36,000 लेस 783, तो देखो आएगा 35,217। ये जो अब वैल्यू आया एडजस्टमेंट के बाद, ये यहां पे जाएगा असेसेबल वैल्यू 35,217। आया समझ में। तो अब इस तरह के कुछ भी एडजस्टमेंट्स वो दे सकते हैं एग्जाम में। उल्टा अगर कर दे कि इसके 600 यूनिट है, इसके 1000 यूनिट है, तो फिर अपन डिस्काउंट को ऐड बैक करते, क्योंकि इसको 10 मिल गया है जबकि इसको तो 8 ही मिलना चाहिए, 2% ऐड बैक कर दो और फिर यहां ले लो।
तो प्लस करना कि माइनस करना, ये आपको ये दोनों को कंपेयर करके बराबर से देखना पड़ेगा। अपने को इसके टर्म्स के हिसाब से इसको लेके आना है। तो यहां 8 है, अपने को 10 पे लेके आना है। अगर उल्टा होता है, यहां 8 है और यहां 10, तो ये 10 है तो इसको 8 पे लेके आऊं, करेक्ट। तो उसमें आप फिर डिसाइड करना कि प्लस करना कि माइनस करना। तो ट्रेड डिस्काउंट का नॉर्मली डिफरेंस ट्रेड डिस्काउंट का देते हैं, और कभी कभी मार्जिन का भी दे सकते हैं कि अगर वो डीलर है और ये होलसेलर है, उसमें ऐसा दिया है कि डीलर को इतना मार्जिन देता है, होलसेलर को इतना मार्जिन देता है, तो दोनों के मार्जिन में डिफरेंस होगा, तो उसको प्लस माइनस करके एडजस्ट करेंगे और फिर यहां पे लेंगे। या और भी कोई टर्म्स का डिफरेंस दे सकते हैं कि उसको गारंटी दिया है, वारंटी वाले गुड्स है, ये अनवारंटी वाले गुड्स है, विदाउट वारंटी गुड्स है, वारंटी चार्जेस है, तो इसमें वारंटी चार्जेस नहीं है, तो आप वारंटी चार्जेस ऐड कर दो, फिर वो यहां ले लो। तो ये आपको वहां एग्जाम में क्वेश्चन को देखते हुए सोचना पड़ेगा एंड मेक एडजस्टमेंट्स। ओके, वेरी गुड। फिर वापस आऊं, तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट करने के बाद फिर अपन वहां पे उसको लगाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ? वेरी गुड। फिर एक पॉइंट और है उसके बाद कि सच एडजस्टमेंट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटेड एविडेंस। ये जो मैंने कहा कि भाई 10%, 8%, तो ये मानेंगे कैसे भैया वैसे है, तो ये एविडेंस लाना पड़ेगा। ये सब एविडेंस के बेसिस पे एडजस्टमेंट्स होंगे, ऐसे ही मन मर्जी से कर रहे, ऐसा नहीं कि क्वांटिटी ज्यादा है तो इतना होगा, ऐसा नहीं, एविडेंस के साथ। which clearly establishes the reasonableness and accuracy of the adjustments, whether such adjustment leads to increase or decrease in the value. Increase or decrease हो वो सब चलता है, दोनों भी चलेंगे। Then another point, last point, कि where cost of freight and insurance are included in the transaction value of identical goods, ये obviously included रहेंगे। CIF adjustment shall be made if there are significant differences in such costs between the goods being valued, यानी अपने goods जो हम वैल्यू कर रहे हैं, and the identical goods arising from differences in distances and means of transport. Normally means of transport, country तो देखो सेम ही है, लेकिन means of transport में डिफरेंस हो सकता है ना। मेरा गुड्स बेचारा शिप से आया और तुम्हारे गुड्स जो आइडेंटिकल है वो एयर से आए, तो एयर फ्रेट तुम्हारे उसमें लगा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू माई सी फ्रेट। तो क्या करेंगे, तुम्हारे ट्रांजैक्शन वैल्यू में से तुम्हारा जो एयर फ्रेट लगा हुआ है उसको हटा देंगे, माइनस कर देंगे, और मेरा बेचारा सी फ्रेट जो कम है वो लगा हुआ है वो ऐड कर देंगे। तो वो देखो उसका एडजस्टमेंट करेंगे। CIF ऑफ आइडेंटिकल गुड्स लेंगे, उसमें से तुम्हारा जो फ्रेट एंड इंश्योरेंस है वो हटा देंगे और मेरा जो फ्रेट एंड इंश्योरेंस है वो ऐड कर देंगे। तो तुम्हारा माइनस करके मेरा ऐड करेंगे और फिर जो अमाउंट आएगा दिस विल बी टेकन। और आखिरी में कहता है कि इफ मोर देन वन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इज फाउंड, मोर देन वन, मर गए। मैंने 100 किलो इंपोर्ट किया और 100 किलो हजारों लोगों ने इंपोर्ट किया उसी पर्सन से, सबके आइडेंटिकल गुड्स है। तो ऐसे मान लो कि 10-12 ट्रांजैक्शन मिल गए, सब आइडेंटिकल है, सब कंपेरेबल है, एग्जैक्टली सेम है जो मेरे है, क्वांटिटी वाइज, कमर्शियल लेवल वाइज सब सेम है। तो फिर किसको लेंगे? तो वहां बोला है लोएस्ट वैल्यू जिसका है उसको लो। तो ये रूल क्या है? बेनिफिशियल टू असेसी रूल है, लोएस्ट लेंगे। सो इफ मोर देन वन ट्रांजैक्शन वैल्यू इज फाउंड यू टेक द लोएस्ट वैल्यू इनटू कंसिडरेशन। ओके, तो चलो अच्छा है एसएससी के लिए। ठीक है, तो वैल्यू को याद रखो। नॉर्मली इस पे क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, बहुत बहुत कम बार पूछा है। नॉर्मली जो रूल 3 हमने देखा वो ही आता है, ये हार्डली कभी एग्जाम में देखा है मैंने, लेकिन थियरी में आ सकता है, थियरी क्वेश्चन आता है इस पे। तो रिमेंबर थियरी रादर देन प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल भी याद रखो लेकिन थियरी में ज्यादा अच्छे से याद रखो सारे पॉइंट्स। तो ये था तुम्हारा आइडेंटिकल गुड्स।
अब बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे नेक्स्ट है रूल 5, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स। तो जो लगाने का तरीका है जो मैंने बताया पूरा वो सेम टू सेम है, डिक्टो कॉपी है, सिर्फ गुड्स थोड़े से अलग है, थोड़े से अलग है, तो उसको सिमिलर कहते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ सिमिलर गुड्स इज डिफरेंट, बाकी उसको लगाने का जो तरीका है कि सेम कमर्शियल लेवल, सेम क्वांटिटी देखो, अगर नहीं है तो फिर दूसरा देखो विद एडजस्टमेंट, वो बिल्कुल सेम है। एंड फ्रेट एंड इंश्योरेंस को एडजस्ट करो, उसका हटाओ और अपना ऐड करो, वो भी सेम है। तो देखो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ सिमिलर गुड्स। कहता है उसमें, इट मीन्स इंपोर्टेड गुड्स विच ऑल्दो नॉट अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट्स। आइडेंटिकल में क्या बोला था? एब्सोल्युटली सेम, आईफोन आईफोन, लेकिन ये बोलता है कि नॉट अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हैव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइक कंपोनेंट मटेरियल्स। कंपोनेंट्स वगैरह लाइक है, लाइक यानी थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है, सेम यानी एब्सोल्युटली सेम, लाइक यानी उसके जैसा है। which enable them to perform the same functions and be commercially interchangeable। ये दो वर्ड एग्जाम में लिखने का है अगर डेफिनेशन पूछा तो, सेम फंक्शन एंड कमर्शियली इंटरचेंजेबल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सिमिलर गुड्स किसको कहेंगे? जो फंक्शंस भी सेम परफॉर्म करते हैं और कमर्शियली इंटरचेंजेबल है, यानी कमर्शियली आप इसकी जगह उसको, उसकी जगह इसको रख सकते हो। जैसे दो 55 इंच के टीवी है, दोनों 55 इंच के टीवी है, लेकिन एक में कुछ फीचर्स अलग है, दूसरे में कुछ फीचर्स अलग है, माइनर डिफरेंस है इन फीचर्स या थोड़ा प्रेजेंटेशन स्टाइल में डिफरेंस है, लेकिन दोनों 55 इंच के, एंड दे आर कमर्शियली इंटरचेंजेबल। इसकी जगह वो, उसकी जगह ये आप ले सकते हो, दोनों सिमिलर है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन अल्टीमेटली दे आर कमर्शियली इंटरचेंजेबल। खरीदने वाला ये या वो खरीद सकता है, दोनों में से कोई भी एक। लेकिन मैं कहूं कि देखो बाइक, एक एग्जांपल दिमाग में है, बाइक है, या चलो टीवी का एग्जांपल लिया तो एक सोनी टीवी है और दूसरा है बिल्कुल अनब्रांडेड चाइनीज टीवी, दोनों 55 इंच के हैं, लेकिन क्या वो कमर्शियली इंटरचेंजेबल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। एक कहां सोनी टीवी ब्रांडेड टीवी जो 4,75,000 का है और दूसरा अनब्रांडेड चाइनीज वाला जो 14,000 का है। आर दे कमर्शियली इंटरचेंजेबल? नो। फोन की बात करो तो फोन में एक एप्पल आईफोन और दूसरा चाइनीज, तो चाइनीज वाला भी आते हैं आजकल, एप्पल आईफोन डुप्लीकेट्स, बिल्कुल दिखने में सेम दिखेंगे, फीचर्स भी सेम रहेंगे, लेकिन आप सोचो ब्रांड को देखते हुए क्या वो कमर्शियली इंटरचेंजेबल है? खरीदने वाला ये या उसकी जगह वो या उसकी जगह ये ऐसा खरीद सकता है? नो। तो ऐसे गुड्स को कमर्शियली इंटरचेंजेबल नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन एप्पल आईफोन 7 या आजकल 8 आ गया है तो 128 GB एंड 64 GB, तो ठीक है भाई, चलता है, लेकिन कमर्शियली इंटरचेंजेबल उसको मान सकते हैं। थोड़े बहुत डिफरेंस है लेकिन इंटरचेंजेबल माना जा सकता है, लेकिन चाइनीज फोन नहीं। तो सेम फंक्शन, तो दोनों आईफोन सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एंड दे आर कमर्शियल इंटरचेंजेबल विद द गुड्स बीइंग वैल्यूड हैविंग रिगार्ड टू क्वालिटी। देखो हैविंग रिगार्ड टू क्वालिटी, रेप्यूटेशन, तो इसमें ब्रांड आ जाता है, रेप्यूटेशन, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडमार्क। तो दोनों ट्रेडमार्क वाले होने चाहिए, दोनों सेम ब्रांड सेम रेप्यूटेशन वाले होने चाहिए। देन प्रोड्यूस इन द कंट्री, अब बाकी दो पॉइंट सेम है, सेम कंट्री वाला होना चाहिए, चाइनीज मेड वो भी चाइनीज मेड, इन विच गुड्स बीइंग वैल्यूड और प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस बाय द सेम पर्सन का होना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा है सेम पर्सन का तो कोई दूसरे पर्सन का भी अपन ले सकते हैं। दूसरा पर्सन चल जाता है लेकिन दूसरा कंट्री कभी नहीं चलता, याद रखो, दूसरा कंट्री का है तो नहीं चलेगा, कंट्री सेम होना चाहिए। एक्सेप्शंस में भी वही है कि अगर ऐसा कोई गुड्स जिसमें डिजाइन वर्क वगैरह इंडिया से करके भेजा गया था इनकॉर्पोरेट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट और एट ए रिड्यूस प्राइस, तो उसको अपन सिमिलर गुड्स नहीं मानेंगे।
सेम लॉजिक के ऊपर उसको सिमिलर गुड्स नहीं माना जाएगा, जो आपको आइडेंटिकल में समझाया मैंने। फिर आगे देखो ट्रांजैक्शन वैल्यू सिमिलर गुड्स, तो ये बिल्कुल डिक्टो कॉपी है जो हमने ऊपर पढ़ा आइडेंटिकल में, कि वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स विल बी वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स इंपोर्टेड एट और अबाउट द सेम टाइम, प्रोवाइडेड कि प्रोविजनल असेसमेंट वाला है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और सेम कमर्शियल लेवल सेम क्वांटिटी वाला चाहिए, और अगर वैसा नहीं मिलता है तो डिफरेंट कमर्शियल लेवल डिफरेंट क्वांटिटी या बोथ का ले सकते हो, लेकिन आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स टू अकाउंट फॉर द डिफरेंसेस। सेम, ये बिल्कुल सेम है। एंड सच एडजस्टमेंट्स हैव टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटेड एविडेंस। और आखिरी में फ्रेथ एंड इंश्योरेंस भी अगर अलग अलग है, काफी डिफरेंस है फ्रेथ एंड इंश्योरेंस में, दोनों में, आइडेंटिकल और अपने वाले में, तो अपन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जो आइडेंटिकल गुड्स में फ्रेथ इंश्योरेंस इंक्लूडेड है उसको हटा दो, और अपना जो फ्रेथ इंश्योरेंस है वो ऐड कर दो। And if more than one transaction value is found, then you have to take the lowest of them. Simple. तो इस तरह से दो रूल है, आइडेंटिकल गुड्स एंड सिमिलर गुड्स।